नमस्ते। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। सुप्रभात। बैतुल-इज़्ज़ा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत भाषण के लिए बैतुल-इज़्ज़ा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के हिंदी विभाग के एचओडी डॉक्टर अर्चना विष्णु को आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश कालिया जी, प्रधान आचार्य श्री अब्दुल रहमान जी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीके अहमद जी, वाइस प्रिंसिपल शमीर जी, स्टाफ सेक्रेटरी विप्लव दास जी, अन्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे छात्र बंधुओं, सादर नमस्कार। हिंदी दिवस पर आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राकेश कालिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी मेरी माता कॉलेज मानंतवाड़ी के एचओडी हैं। आपके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की कुछ झलकें मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। आपकी पीएचडी का विषय हिंदी लघुकथा एक विश्लेषण रहा है। आपने मलयालम के अनेक उपन्यासों को अनुदित किया है, जिसमें उरूप की उम्माचू और पी वल्सला का निल प्रमुख है। आप 4 साल तक मानंतवाड़ी के एनएसएस ऑफिसर रह चुके हैं। आपकी लेखनियां मनोरमा ईयरबुक, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में प्रकाशित है। एक और बार आप सभी को स्वागत करते हुए मैं अपनी शब्दों को सीमित रखती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। अब मैं हमारे प्रधान आचार्य प्रोफेसर अब्दुल रहमान जी को आशीर्वाद भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। Respected Chief Guest of the Day, Dr. Rakesh Kalia, Head of the Department of Hindi, Mary Mother College, Manantawadi, Dr. Archana Miss, Head of the Department of Hindi, Baitul-Izzah Arts and Science College, Dr. Ahmad Sar, Academic Director, Mr. Samir Sar, Vice Principal, Viplav Das Sar, Staff Secretary, respected teachers and all my dear students. Today on 14th September 2021, we are celebrating Hindi Day in our college under the auspices of Hindi Department by conducting a webinar on Kabir or Samagalin Dalit Sahitya. The chief guest today is Dr. Rakesh Kalia, Hindi scholar and Head of the Department of Hindi, Mary Mother College. I heartily thank Dr. Rakesh Kalia on accepting our invitation to address this webinar. On behalf of the students and staff of Baitul-Izzah Arts and Science College, Nirikani, I welcome you, sir, to address this webinar. The topic of the webinar is Kabir or Samagalin Dalit Sahitya. I wish that this seminar on this topic will bring more insight in Dalit literature to our Hindi students. I congratulate all the participants in this webinar. I also congratulate Dr. Archana Miss and our Hindi students in working hard to make this webinar a grand success. I wish all success in your endeavors to make the teaching and learning of our Rashtra Bhasha Hindi more fruitful, more easy and more enthusiastic. Thanking you all. जय हिंदी, जय हिंद। धन्यवाद श्री अब्दुल रहमान जी।
आशीर्वाद भाषण के लिए सादर आमंत्रित है डॉक्टर CK अहमद, जो कि बैतुल इस्सा के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है। बैतुल इस्सा कॉलेज का आदरणीय प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुर्रहमान जी, आज का मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश कालिया जी, डॉक्टर अर्चना जी, अध्यापकों, विद्यार्थियों, सभी को मेरे तरफ से ये वार्म वेलकम। आज तो एक खुशी का दिन है क्योंकि हमने इधर हिंदी का दिन मनाता है। पिछले साल में भी हम बैतुल इस्सा से हिंदी का दिन मनाया था। इस वक्त मेरे याद में गुज़रा हुआ ज़माना का याद आता है। मैंने वहाँ कालीकट देवगिरी कॉलेज में BSc डिग्री के लिए पढ़ने के वक्त मेरे सेकंड लैंग्वेज तो हिंदी था। वहाँ हिंदी के लिए हमको एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर वी ए केशवन नंबूदरी, बहुत अच्छा अध्यापक था। हिंदी को मुझको बहुत अच्छा मार्क भी मिला था। उसके बाद केशवन नंबूदरी जी मुझसे कहा तो वहाँ कालीकट यूनिवर्सिटी में हिंदी MA के लिए ज्वाइन करने के लिए मुझको उपदेश दिया था और मैंने कालीकट यूनिवर्सिटी में गया। मुझको वहाँ हिंदी MA को एक सीट भी मिला था। उस वक्त वहाँ का हेड डॉक्टर मालिक मोहम्मद था। सो एक हफ्ते को मैंने वहाँ क्लास में एक विद्यार्थी था। उसके बाद मुझको अंग्रेज़ी के लिए फारूक कॉलेज में MA को एक सीट मिला और उसके बाद मैं अंग्रेज़ी का अध्यापक भी हो गया। मगर मेरे ज़िंदगी में हिंदी में बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर मिला था। फारूक कॉलेज में पढ़ने के वक्त मुझको नॉर्थ इंडिया में जाने के लिए अवसर भी मिला था। एक महीने मैंने वहाँ हैदराबाद में, भोपाल में मेरे कमरे में हिंदी वाला अध्यापकों के साथ वहाँ रहने का अवसर भी मुझको मिला था। उसके बाद हज के लिए मक्का में जाने के लिए एक अवसर मुझको मिला। धन्यवाद डॉक्टर अहमद जी। आशीर्वाद भाषण के लिए अगला आमंत्रित है बैतुल इस्सा के वाइस प्रिंसिपल ഷമീർ जी। നമസ്കാരം. ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ, മുഖ്യ അതിഥി ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദി അർച്ചന മിസ്, അഹമ്മദ് സാർ, സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചത് മുതൽ വിവിധ പരിപാടികളുമായിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിലുപരിയായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഹിന്ദി ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശാലമായ പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഈ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഹിന്ദി ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കോളേജിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. धन्यवाद ഷമീർ जी। आशीर्वाद भाषण के लिए बैतुल इस्सा के स्टाफ सेक्रेटरी विप्लवदास जी को आमंत्रित करती हूँ। ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷമീർ സാർ, ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവി ഡോക്ടർ അർച്ചന മാം, ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാകേഷ് കാലിയ സാർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഹിന്ദി ദിവസത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബൈത്തുൽ ഇസ്സാ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെബിനാറിന് ആദ്യമായി
എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജായ നമ്മുടെ ബൈത്തുലിസ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ എല്ലാ വർഷവും ഹിന്ദി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അർച്ചന മാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ വെബിനാർ എന്ന രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഈ വെബിനാർ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇനിയും ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നടത്തുവാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാം തന്നെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. धन्यवाद विप्लव दास जी. आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश कालिया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी विषय प्रस्तुति के लिए कबीर और समकालीन दलित साहित्य. बैतुलिजा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से जुड़े छोटे बड़े टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा आदाब, सलाम और प्यार भरा नमस्कार. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहमान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अहमद, स्टाफ सेक्रेटरी श्री विप्लव दास, and of course Dr. Archana. It is my privilege to give you this address on Hindi Day. Moreover, I am so proud that one of my beloved students, Dr. Archana, she is right now your teacher. Long ago, we had met and we discussed Hindi literature, of course, Hindi literature. Today, I feel like to go to this down memory lane when I am thinking of Dr. Archana. See, what an irony it is today that Hindi Day, it is a Hindi Day and I am talking to you in English. So, why? For that, I will just give you the reason that my mother tongue is Hindi and my Hindi accent is a bit different than the accent of you people. So, first I simply thought to start in English, but later part of course will be in Hindi. I will try to speak in a very simple, easy Hindi which gets communicated to you. Hindi Divas, हिंदी, हिंदवी, हिंदी का एक और नाम हिंदवी भी है, हिंदुस्तानी, रेखता, अनेक नाम इस भाषा को दिए गए और जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, उर्दू भाषा, दरअसल वास्तव में ये हिंदी ही। आपको लगेगा कि मैं एक भाषा, वो भी उर्दू भाषा, उसको हिंदी बोलने का साहस कैसे कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, लेकिन उसके पीछे कारण है। वो कारण है कि जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हमारे उत्तर भारत में सड़कों पर, बाजारों में, दुकानों में जो भाषा बोली जाती है, उसे आप उर्दू कह सकते हैं, उसे आप हिंदी कह सकते हैं। पाकिस्तान में लाहौर में जो दुकान पे भाषा बोली जाती है और दिल्ली में दुकान पे जो भाषा बोली जाती है वो एक है। उसे आप हिंदी, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी या उर्दू
कुछ भी कह सकते, फिर भी साहित्य के रूप में देखें, लिटरेचर के रूप में देखें, तो बाद में हिंदी और उर्दू में अंतर आते। दोनों महान भाषाएं हैं और दोनों के पास अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कोने कोने से आवाज आ रही, कोने कोने से आवाज आ रही। कोना, इंग्लिश में कॉर्नर, यह संस्कृत के कोण, कोण दैट इज एंगल, कोण से लिया गया है। आवाज पर्शियन भाषा का एक शब्द है जो हमारी हिंदी का अपना बहुत कॉमन शब्द बन गया है। कोने कोने से आवाज आ रही है, आप इसे हिंदी भी कह सकते हैं, उर्दू भी कह सकते हैं। लेकिन इसी वाक्य को अगर मैं उर्दू लिटरेचर में डालकर बोलूं, उर्दू साहित्य की परिष्कृत भाषा में बोलूं, तो मैं बोलूंगा गोशे गोशे से सदा आ रही है। गोशे गोशे से सदा आ रही है, ये हमारी दुकानों की भाषा नहीं, सड़क की भाषा नहीं, ये परिष्कृत उर्दू साहित्य हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा और बताने के लिए, जब हम परिष्कृत हिंदी में बात करें, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एक उदाहरण। एक परिष्कृत हिंदी कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको अभी सुना रहा हूं। पार्श्वगिरि का नम्र, पार्श्वगिरि का नम्र, डगर चढ़ती उमंगों से, बिछी पैरों तले नदी, जो दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में, मैंने आंख भरकर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा, भले ही दिन अनगिन बरस युगों के बाद, क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। ये एक परिष्कृत हिंदी कविता का हमारे अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ये एक कविता है। इसी तुलना में अगर मैं आपको एक उर्दू के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं मीर तकी मीर, मीर तकी मीर, उनके शेर की खाली एक लाइन बोलूंगा। वो आए हमारी बज़्म में, वो आए हमारी बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा। वो आए हमारी बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा, फिर चरागों में रोशनी ही न रही, फिर चरागों में रोशनी ही न रही। यह शेर उर्दू भाषा का शेर माना जाएगा। इसी प्रकार अज्ञेय की कविता हिंदी की कविता मानी जाएगी। लेकिन इसके बीच में एक और भाषा है, जनसाधारण की भाषा है, आम आदमी की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, और उसमें भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर साहित्य लिखा गया है। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं धूमिल, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। उनकी एक छोटी सी कविता है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी और भी है जो ना रोटी बेलता है ना ही रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये आदमी कौन है? मेरे देश की संसद
मौन है। संसद मीन्स पार्लियामेंट। मेरे देश की संसद मौन है। मैं पूछता हूं ये आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल की जो ये कविता है, आप इसे हिंदी कहेंगे, हिंदवी कहेंगे, रेखता कहेंगे, हिंदुस्तानी कहेंगे, उर्दू भी कह सकते हैं। इस प्रकार मैं आपको बतलाना केवल ये चाह रहा था कि नाम बदलने से, केवल नाम बदलने से शरीर नहीं बदलते। पोशाक बदलने से, अपनी ड्रेस चेंज करने से, उस ड्रेस को आप हिंदी बोले, उर्दू बोले, लेकिन जो उसका आंतरिक रूप है, जो उसका आंतरिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो हमेशा एक रहता है। और इस हिंदी की 1000 वर्ष पुरानी एक संस्कृति है। ये हिंदी, हमें यहां पर एक बात क्लेरिफाई करनी होगी, स्पष्ट करनी होगी कि ये हिंदी जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, ये हिंदी हमारी मलयालम या तमिल या तेलुगु, गुजराती नहीं। ये हिंदी एक विशाल भाग में बोली जाने वाली अलग अलग बोलियों की भाषा है। इसमें भोजपुरी है, इसमें अवधी है, इसमें ब्रज भाषा है, इसमें राजस्थानी है, इसमें पुरानी गुजराती है। और ये सभी बोलियां, ये सभी डायलेक्ट, इन सब में जो साहित्य लिखा गया है, जो लिटरेचर लिखा गया है, वो इनको बोली नहीं बोलेंगे। All these dialects, all these bolis, they have got their own right to be considered as the one of the best languages in the world. ब्रज भाषा, सूरदास का साहित्य, नंददास का साहित्य, अवधि, रामचरितमानस तुलसीदास का, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, मैथिली भाषा में विद्यापति का जो काव्य है वो अपने में अप्रतिम है। पश्चिमी राजस्थानी में जो मीरा ने लिखा है उसको हम छोड़ नहीं सकते। ये सब हिंदी के बहुत बड़े परिवार के सदस्य। इस हिंदी का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है और आपकी टीचर्स ने आपको बताया होगा, ये यहाँ पर रिपीट करने का समय भी नहीं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में फिर भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जन कविता, इसी प्रकार से गद्य का विकास, निबंध का विकास, उपन्यास का विकास, कहानी का विकास, नाटक का विकास। इतनी बातें करने का ये उचित अवसर नहीं, सही टाइम नहीं। मैं अपने इस आज के अपने मैसेज को या संदेश को दो बातों पर, केवल दो बातों पर असीमित रखूंगा। आई वुड लाइक टू ट्राई टू फोकस ओनली ऑन 2 थिंग्स। वन इज, आपकी टीचर अर्चना मिस ने मुझे विषय दिया है कबीर और आज का दलित साहित्य, या आज के दलित साहित्य में कबीर की प्रासंगिकता। इस विषय पर कुछ बोलूंगा और उससे पहले कुछ बातें मैं केवल अपने स्टूडेंट से, जिनको मैं देख नहीं सकता, वे मेरे सामने नहीं, बट या आई कैन फील व्हेन आई स्पीक, आई कैन फील योर प्रेजेंस। मे बी psychologically ഞാൻ ഭ്രാന്തനായി പോയി. Okay. I am thinking, I have got some kind of an imagination that you all are in front of me. पहला सवाल ये पूछूंगा कि आप हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं? यह सवाल बहुत पुराना सवाल है और इस सवाल का जो उत्तर है, जो आंसर है, वो इतना कॉमन हो गया है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हमें हिंदी से बहुत प्यार है, या हिंदी देश को एक करती है।
ये सारे उत्तर पुराने उत्तर हो चुके हैं, ठीक है। पुराने उत्तर इसलिए हो चुके हैं कि अवश्य एक समय था जब देश की स्वतंत्रता के लिए हम लड़ाई कर रहे थे। देश की स्वतंत्रता, देश, नेशन। उस समय महात्मा गांधी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी गुजराती हैं और उनको हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी, लेकिन वो ये समझ गए कि एक नेशन के विरोध में युद्ध करने के लिए, ब्रिटेन इज ए नेशन, नेशन एक यूनिट जिसमें एक लैंग्वेज होती है। इसलिए महात्मा गांधी को लगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा हिंदी का विकास करना है। उन्होंने इस हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ दिया। हमें पता है कि दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा बनी, केरल में केरल हिंदी प्रचार सभा है, और अनेक इस तरह के मूवमेंट्स हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और एक समय पे सचमुच ये देश के लिए हिंदी का जानना आवश्यक है, ऐसा एक डिस्कोर्स बन गया था, ऐसा एक नैरेटिव बन गया था। लेकिन लेकिन आप ये और याद रखें कि 47 में आजादी मिलने के बाद देश की राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, एक तो इंग्लिश है ऑफिस में काम करने के लिए, दूसरी भाषा कौन बने इस पर वोट हुए थे, और जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वोट्स वर इक्वली डिवाइडेड। बंगाल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, साउथ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो हिंदी को वोट नहीं दे रहे थे क्योंकि समय बदल गए थे, आजादी मिल गई है। और दूसरे स्टेट्स को क्या डर है? हिंदी का इम्पोजिशन, कि हमें एक भाषा आती नहीं, उस भाषा को हमें सीखना है, and not only to learn another language, but then we have to compete with those North Indians in that Hindi language. It will be very difficult. इसको करके बहुत से नॉन हिंदी स्टेट्स थे जो हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध कर रहे थे। जब वोट्स इक्वली डिवाइड हो गए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट का एक वोट हिंदी के पक्ष में गया, और इस प्रकार हिंदी राजभाषा बनी। यह बात मैंने इसलिए कही कि आज के समय में अवश्य टीचर्स होने चाहिए, अवश्य प्रचार सभाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हिंदी की सेवा, द सर्विस ऑफ हिंदी, कौन कर रहा है? ये प्रचार सभा या मैं या आपकी अर्चना मिस, हम नहीं कर रहे। ये सेवा कर रहे हैं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, या मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश। इनके गीत, इनके डायलॉग्स, इनकी फिल्में जो भारत के हर कोने में देखी जाती है, समझी जाती हैं, एप्रिसिएट की जाती है। तो वास्तविकता ये है कि जो हिंदी की सेवा है वो ये कर रहे हैं हिंदी फिल्में, हिंदी संगीत, हिंदी टीवी सीरियल्स, जिनसे हमें एक सहज सरल हिंदी का ज्ञान मिलता है, हमें हिंदी की नॉलेज मिलती है। दूसरी ओर जब आप क्लासरूम में हिंदी पढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। इन शॉर्ट, बोर्डम। ने का प्रयोग कहां होता है, भूतकाल के कितने भेद हैं, अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, कारक कौन है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, या फिर आपको कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे
तुलसीदास के चौपाइयां, पद, आपको केवल एक एक्सप्लेनेशन लिखना है, एक एनोटेशन लिखना है, टीचर से वर्ड मीनिंग समझने हैं और उसको अपने क्वेश्चन पेपर, अपने एग्जामिनेशन में आंसर शीट पे लिख देना। इस तरह से ये प्रोसेस में आप हिंदी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, isn't it? And not only in Hindi, if you think, it is applicable to every subject you are studying. क्लासरूम में आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है, वो इंफॉर्मेशन आप कहीं अपने अंदर रख लेते हैं और एग्जाम के समय एक तरह का वॉमिटिंग, एक तरह की शर्दी, जस्ट यू थ्रो आउट all that vomit in your answer sheet and you get a degree, even a PG. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, जो हमारे नेचुरल क्रिएटिविटी है, जिसमें हम खुद से सोचें, खुद से कुछ करें, उसका बहुत बड़ा एक लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और इसलिए अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि आपके सीनियर्स, आपके एल्डर्स, वो पीएससी का लास्ट ग्रेड एग्जाम लिखते हैं, वो सिविल सर्विस की कोचिंग भी करते हैं। हमारे पास कोई फोकस नहीं रहता, खाली एक कंपटीशन है, एक वॉर है टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। आप स्वयं से एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते, आप अपना स्टार्टअप नहीं ले पाते। मोस्ट ऑफ अस वाई? कि हम सब एक ट्यून्ड हो गए, एक तरह से बस ये पढ़ाई करनी है और एग्जाम लिखना है और डिग्री पानी है। और इसमें यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट लॉस? पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। हमारा आज का जो यूथ है, आप लोग हैं, मोस्ट ऑफ यू आर frustrated, afraid, and always feeling insecure. ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग, असुरक्षा की भावना, ये तनाव, टेंशन, इन सब का कारण केवल इतना है कि हमने अपने जीवन में हैप्पीनेस हमें नहीं मिली, एक्साइटमेंट मिले, उत्तेजना मिली, लेकिन हैप्पीनेस, आनंद, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप पहले जो भी काम करें, मान लीजिए कि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि आप ह्यूमैनिटीज के या फिर साइंस स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के, किसी भी स्ट्रीम में आप हैं, unless you enjoy your subject, unless you enjoy the time of your student life, unless you feel that there is a meaning in whatever you are doing, जब तक आपको ये न पता चले कि आप जो कर रहे हैं उसमें एक अर्थ है, आपको ये पता चले कि आपका एक महत्व है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, वो अगर आएगा तो आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसके लिए अभी तक जो हमने पढ़ाई की है उसके आगे हमें थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलना होगा। जैसे मान लीजिए कि कबीरदास की बात, कबीरदास को मैं मेरे अपने ओपिनियन में, मेरे अपने नजरिया उर्दू शब्द हुआ, दृष्टिकोण में कबीरदास एक क्रांतिकारी कवि है, रिवॉल्यूशनरी कवि है। वे आज उतने ही प्रासंगिक हैं जितना अपने समय पे थे। तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है, रामचरितमानस उनका विश्व प्रसिद्ध है, सूरदास का सूर सागर बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आज के दिन 2021 में तुलसी का साहित्य राम भक्ति का साहित्य है, सूर का कृष्ण भक्ति का, सुंदर है, सरस है, ललित है, लेकिन वो एक समय का है,
हमारा आज का समय बदल गया है और इस आज के समय में कबीर का काव्य रेलिवेंट हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है। कबीर आज से 500 वर्ष पहले कहते हैं, मोको कहां ढूंढत बंदे। ईश्वर कह रहा है कि हे आदमी, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है। मोको कहां ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे तुम कहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे पास में हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना ही मैं काबे में हूं, ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूं। मैं तुम्हारे पास हूं। तुम मुझे अनुभव करो, तुम मुझे डिस्कवर करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। ये कविता और आज का हमारा समय आप देख रहे हैं कि ये प्रासंगिक है, ये रेलिवेंट है, ये कंटेम्पोररी है, समकालीन है। और इसमें एक और बात आती है जिसे हम कहते हैं दलित साहित्य। दलित साहित्य हम सबको पता है, दलित और उनका लिखा हुआ साहित्य। मलयालम में दलित साहित्य की एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन, मराठी में, हिंदी में। ये दलित साहित्य क्या है? निम्न जातियों के लेखकों, कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य। हमें पता है हमारे देश में आज भी जाति विभाजन है, आज भी कुछ उच्च जातियां हैं और बहुत सी निम्न जातियां। आपको केरल में, हमारे केरला में ये अंतर कम लगेगा, क्योंकि केरल में पिछले 100 वर्ष से निम्न जातियों में, लोअर कास्ट में आंदोलन चल रहे हैं। श्री नारायण गुरुदेव, अय्यन काली, ऐसे अनगिनत नाम है जिन्होंने वर्षों से काम किया है। और आज यहां पर उच्च और निम्न जाति का अंतर बहुत कम है। लेकिन उत्तर भारत में आज भी जितना भी शोषण, चूषण, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो निम्न जातियों का होता है। साहित्य में दलितों पर, निम्न जातियों पर बहुत लिखा गया, लेकिन जो लेखक थे वे हमेशा उच्च जातियों से आते थे। प्रेमचंद जैसे लेखकों ने निम्न जातियों पर बहुत लिखा है। अपने गोदान, उनका गोदान एक बहुत सुंदर उपन्यास है, लेकिन प्रेमचंद उच्च जाति के। 60s के बाद में, 1960 के बाद में दलित साहित्यकार आए। ये दलित साहित्यकार, इनमें एक विद्रोह है। कबीर में एक विद्रोह है, इनमें एक विद्रोह। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, उनका नाम है अनिल चामड़िया। चामड़िया एक निकृष्ट कोटि का शब्द, जो स्किन का काम करे, चमार। लेकिन ये व्यक्ति अपना सरनेम चामड़िया गर्व के साथ लगा रहा है। जिस प्रकार कोई ब्राह्मण अपने नाम के आगे नंबूदरी या अय्यर या आयंगार लगाता है, इसी प्रकार ये व्यक्ति अपने नाम के आगे ऐसा सरनेम लगा रहा है जो गर्व से बोलता है कि मैं दलित हूं, लेकिन मुझे भी शिक्षा का अधिकार है, मुझे नौकरी का अधिकार है। जो ये प्रतिरोध है, ये आज के दलित साहित्य में बहुत लिखा जा रहा है। एक और कवयित्री है सुशीला टाकभोर। सुशीला टाकभोर, आप अपनी अर्चना मिस से पूछिएगा, उनकी एक कविता शायद आपकी मॉडर्न पोएट्री में होनी चाहिए। तो जो आज का हमारा समय है, चाहे वे अनिल चामड़िया है, सुशीला टाकभोर है, तो आज के समय में प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का साहित्य लिखा जाता है। और इस रेजिस्टेंस के साहित्य में, प्रतिरोध के साहित्य में दो धाराएं आती है। एक नारी विमर्श,
फेमिनिज्म, क्योंकि दलितों के साथ में नारी भी हमेशा सेकंड सिटीजन, नंबर 2 सिटीजन के रूप में देखी गई है। आज के समय में नारी ने अपना प्रतिरोध किया है। नारी स्वयं लिख रही हैं, अनामिका एक है, आपके कोर्स में होंगी, और भी अनेक। इन सब कवियों में जो एक कॉमन आता है, वो कॉमन है विरोध, प्रतिरोध, विद्रोह। कबीर के समय में ब्राह्मणवादी, ये पुजारीवादी शक्तियों का वर्चस्व था, और दूसरी ओर इस्लाम के ऑर्थोडॉक्स रूढ़ पंथी इन लोगों का वर्चस्व था। इसके बीच में कबीर ने आके अपना प्रतिरोध दिया था। उन्होंने मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी के विरोध में, ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी के विरोध में जो लिखा है वो आज भी प्रासंगिक है, उतना ही रेलिवेंट। ज्यादा आपसे बातें करने का मन है, लेकिन फिर भी समय की थोड़ी कमी, समय की कमी के साथ साथ मुझे एक ये भी डर है कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाए, कहीं आप लोग बोर ना हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ बातों के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, हिंदी दिवस, इस पर मैं आपको एक संदेश देना चाहता था। बीच में ही बोला था हैप्पीनेस का, प्रसन्नता का। ये प्रसन्नता लाने के लिए हमें क्या करना है? इस प्रसन्नता को लाने के लिए हमारे अपने अंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता, अपनी स्वतंत्र दृष्टि, अपनी निजी दृष्टि, ओन ओपिनियन होना चाहिए। और इसके लिए केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही रास्ता है, पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। पढ़कर फिर से सोचना, सोच के थोड़ा सा लिखना। देखो, हम खाना खाते हैं, वी टेक फूड, and whether it is tasty food or it is not tasty food, the basic work of the food is that it goes in the stomach, gets digested. डाइजेशन के बाद में जो जो हमारे शरीर को चाहिए, जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें हमारे शरीर में मिल जाती है। उसी तरह से जब हम पढ़ते हैं तो ये इंफॉर्मेशन हमारे मन में आती है, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में एक्यूमुलेट होती है, भरती है, वहां भी इसका एक डाइजेशन होता है। उसके बाद, उस डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है? ज्ञान। हमें क्या मिलता है? नॉलेज। हमें क्या मिलता है? अपनी एक रचनात्मकता, हमारी अपनी क्रिएटिविटी। वो हमारे जीवन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। इसलिए केवल सिलेबस नहीं पढ़ना है, और भी पढ़ना है। और जो सिलेबस भी पढ़ना है उसको किसी टेंशन में नहीं पढ़ना है, रचनात्मकता में पढ़ना है, आनंद लेना है। अगर आपको अपनी हिंदी अच्छी करनी, अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। देखो, आई कैन नॉट सी यू, यू आर इनविजिबल, बट डोंट फील बैड, ओके, बुरा नहीं मानना। आई एम thinking, it is my opinion, firm opinion, that 99% of you, 99% of you don't know Malayalam. देखो, मैं मलयाली से बोल रहा हूं कि आपको मलयालम नहीं आती, इसके पीछे एक कारण। आप में से कितने लोगों ने तगड़ी शिवशंकर पिल्लई, वाइकम मोहम्मद बशीर, एम टी वासुदेवन नायर, ओ वी विजयन, सेतु, आनंद, इनकी पुस्तकें पढ़ी? कितने लोगों ने पढ़ी? कितने लोगों के घर में मातृभूमि या माध्यमम कोई पत्रिका आती है? आप में से कितने लोगों को आज का मलयालम साहित्य पता है? आपको केवल स्पोकन मलयालम आती है।
केवल बोलने की मलयालम। आप मलयालम के डेप्थ में नहीं गए। जो मलयालम साहित्य जो हमारे देश में तो क्या विश्व में वन ऑफ द बेस्ट लिटरेचर, वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स। आपने खिस्साखंड इतिहास में नहीं पढ़ी, आपने एमटी का कॉलम नहीं पढ़ा है, आपने चम्मीन, और देखो वाइकम मोहम्मद बशीर की कुछ बुक्स हैं 10th में +2 में, पोतमंडे आड पोले, वो आपने टेक्स्ट के रूप में पढ़ी है, लेकिन उसका आस्वादन नहीं लिया है। आस्वादन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आस्वादन आपने नहीं किया तो आप एजुकेटेड हो जाएंगे, बहुत अधिक शिक्षित हो जाएंगे, आपको डिग्रीज मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व नहीं बनेगा। यू विल बी द पार्ट ऑफ क्राउड, आप भीड़ का एक हिस्सा बनेंगे। बात समाप्त करने से पहले एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो इसी बात से रिलेट करती है। ये 1936 में अमेरिका से एक बिशप इंडिया आए, बॉम्बे में थे, और वो गांधी जी से मिलना चाहते थे कैसे भी। उनकी फ्लाइट अगले दिन थी। गांधी जी अहमदाबाद में थे अपने साबरमती आश्रम। किसी तरह से बिशप को 5 मिनट का समय मिला। गांधी जी बहुत व्यस्त। 5 मिनट के लिए बिशप ने अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस पहले ही लिख लिए। रात में 9 बजे, by 9 o'clock in the night, he was called. Gandhi ji was taking rest. He was lying on the bed. बिशप ने ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया, सीधे पहला क्वेश्चन, सवाल पूछा, व्हाट गिव्स यू अटमोस्ट हैप्पीनेस? आपको सबसे ज्यादा खुशी क्यों मिलती है? एंड द इंस्टेंट रिप्लाई, तुरंत उत्तर, गांधी जी सेड, in spite of all the suppression of British government, non-violent attitude of Indian masses give me utmost happiness. ब्रिटिश सरकार के जितने भी अत्याचार हैं, उसके बाद भी हमारी जनता अहिंसा पर विश्वास करती है, नॉन वायलेंस पे विश्वास करती है, इसका मुझे आनंद मिलता है। सेकंड क्वेश्चन वाज रेडी। बिशप आस्क्ड, and what causes you anxiety? What gives you anxiety? आपको किस बात से बहुत चिंता होती है? गांधी जी closed his eyes and kept silent for coming 10 minutes. Bishop was waiting. Everywhere the silence. गांधी जी 10 मिनट तक आंखें बंद करके लेटे रहे, फिर उन्होंने आंखें खोली, and he said, what causes me anxiety? The hardness of the heart of educated. The hardness of the heart of the educated. आप और शिक्षा पा जाते हैं और एजुकेट हो जाते हैं, आपका हृदय और हार्ड हो जाता है। आप सीताराम येचूरी, पिनाराई विजयन या नरेंद्र मोदी या तालिबान अफगानिस्तान, ये सब अपने ही सच को खुदा समझते हैं कि खाली एक हमारा सच है और दूसरा सच नहीं हो सकता, को एक्सिस्टेंस नहीं हो सकता, मिल के नहीं रह सकते, दूसरे के सच को समझ नहीं सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन अवर केरला ऑल्सो वी आर वेरी फास्ट, वी आर एंटरिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज कि ये हम हैं, ये वो, ये सीपीएम है, वो आरएसएस है, वो कांग्रेस है। इनके बीच में कोई डायलॉग नहीं हो सकता, कोई संवाद नहीं हो सकता। कारण शायद इसका यही है कि हम खाली एजुकेटेड हैं, द एजुकेटेड। हिंदी में एजुकेशन शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा। पूरा शब्द है शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा टू इम्पार्ट एजुकेशन, और दीक्षा स्टूडेंट को, छात्र को दीक्षित करना, उसको संस्कार देना,
उसमें क्रिएटिविटी लाना, उसमें सृजना शक्ति, रचनात्मकता की शक्ति लाना। दुर्भाग्य से आज दीक्षा की कुछ कमी हो चुकी, इसीलिए आपको हिंदी दिवस पर यह संदेश है, हिंदी पढ़ो लेकिन उसको एंजॉय करो, उसका आनंद लो, खाली एग्जाम के लिए ना पढ़ो। अगर कोई हिंदी गाना पसंद है तो उस गाने को लिखो, उसके मीनिंग अपनी अर्चना मिस से पूछो। हमारी भाषा अच्छी होगी और हमें पीस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीस एंड हैप्पीनेस। वी शुड नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड, वी शुड नेवर बी इनसिक्योर। हमें तनाव में नहीं रहना है, असुरक्षा में नहीं रहना है, हमें खुश रहना है, प्रसन्न रहना। धन्यवाद, थैंक यू। विषय प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश कालिया। धन्यवाद। प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत है जुवैर रसाक, थर्ड सेम BSc जूलॉजी। आदरणीय प्रधानाचार्य श्री अब्दुल रहमान जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश कालिया, अकादमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर CK अहमद जी, वाइस प्रिंसिपल शमीर जी, स्टाफ सेक्रेटरी विप्लव दास जी, हिंदी के HOD डॉक्टर अर्चना जी, अन्य अध्यापकगण और छात्र बंधुओं, सादर नमस्कार। मुझे इस धन्यवाद प्रकट करने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं अपने ओर से हमारे कॉलेज की ओर से मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश कालिया जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ आकर हमारा ज्ञान वर्धन किया। धन्यवाद राकेश सर। धन्यवाद डॉक्टर अब्दुल रहमान जी की, हमेशा आपका साथ हमें प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर CK अहमद जी, आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री समीर जी, आपने हमारे लिए अपने समय बिताया। धन्यवाद श्री विप्लव दास जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चना जी की, आपने हिंदी दिवस के अवसर पर वेबिनार का आयोजन किया। अंत में मैं अपने डिजिटल सपोर्ट टीम और इस कार्यक्रम में शामिल छात्र बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस वेबिनार को सफल बनाने में सहायता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।